नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। हम आपकी मुलाकात रविंद्र जाजू जी से करवाने जा रहे हैं, जो अहमदनगर महाराष्ट्र से आए हैं और जाने माने वास्तु एनर्जी एग्री एनर्जी कंसल्टेंट है। स्वागत है जाजू जी। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो वास्तु क्या? सर, एक्चुअल में वास्तु कहते ही लोगों के मन में ऐसा सोच आता है कि वास्तु मतलब हमारा घर या फिर हमारी फैक्ट्री या फिर हमारे शॉप। एक्चुअल में वास्तु का मायने अगर सही मायनों में करना है तो वास्तु मतलब आपका जो इस प्रकार का मकान को जो ऊर्जा से पूरित है। कोई भी वास्तु का काम करना होता है उसमें 4 वास्तु के साथ खेलना चाहिए। 4 वास्तु में एक वास्तु आपका रहने वाला मकान, जिसमें जो ऊर्जा चलती है वो आपके ऊपर असर करेगी। दूसरा है आपका शरीर। आपका शरीर मतलब आप नहीं हो, आपके शरीर में जो आत्मा है वो आप। इस शरीर से आत्मा चली गई, कोई इससे बात नहीं करेगा। अगर इससे बात करनी है तो इसके अंदर आत्मा चाहिए। तो हम जो बात कर रहे हैं अभी आत्मा से कर रहे हो, शरीर से नहीं कर रहे। इस शरीर में अगर कांटा चुभता है पैर में तो तुरंत हम उसे सिसकी भरते हैं, और कोई चीज़ खाई तो हम कहते कि नहीं अच्छी बनी, नहीं बुरी बनी है, इमीडिएट कहते हैं। तो वो उस चीज़ का जो आत्मा के ऊपर असर होता है उसका रिएक्शन है। तो दूसरी वास्तु है आपका शरीर। एक वास्तु आपका मकान, दूसरी वास्तु आपका शरीर। इन दोनों का गठजोड़ होता है और दोनों में ऊर्जा का लेन देन चलता है। एक वास्तु की ऊर्जा अगर अच्छी है, समझिए शरीर रूपी वास्तु की ऊर्जा बहुत अच्छी है, खाना पीना, उठना बैठना, आपका आर्थिक व्यवहार, आपका रामदेव बाबा योगासन, आप जो क्रिया करते हैं सुदर्शन क्रिया और कुछ जो क्रिया करते हैं उसकी वजह से आपके शरीर रूपी वास्तु बहुत अच्छी है। और आपकी घर रूपी वास्तु ये अगर कम ताकत की है तो शरीर रूपी वास्तु से घर रूपी वास्तु की तरफ एनर्जी का फ्लो जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है। और इसके अपोजिट अगर घर रूपी वास्तु बहुत तगड़ी है और शरीर रूपी वास्तु कम है तो घर रूपी वास्तु से ताकत आती है और शरीर रूपी वास्तु को बैलेंस किया जाता है। इस प्रकार ये दोनों बैलेंस किए जाते हैं। तीसरे वास्तु की बात कर रहे थे, तीसरे और चौथे वास्तु के बारे में बताया। तीसरी और चौथी वास्तु, हाँ, ये एक्चुअल में ये सोच बहुत लंबी और तगड़ी है। आपका शरीर जहाँ रहता है वो तीसरी वास्तु। जो आदमी काम करता है उसका ऑफिस, उसका गवर्नमेंट का ऑफिस होगा, उसका शॉप होगा, उसकी फैक्ट्री होगी, ये होगी तीसरी वास्तु सर। और चौथी वास्तु ये मैजिक है सर। एक्चुअल चौथी वास्तु कोई सोचता नहीं। चौथी वास्तु है आपका परिवार। हम हैं, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर में परिवार में किसी सदस्य को कुछ तकलीफ है तो सब कुछ अच्छा है लेकिन इसको सब सही नहीं है, तो ये होगी चौथी वास्तु। एक्चुअल काम करते वक्त इस 4 वास्तु पे काम करना चाहिए, तब जाके वास्तु काम सही होता है। तो देखिए, वास्तु के क्या क्या प्रकार होते हैं उस पर हमने बात की। रविंद्र जाजू जी, इनका कहना है कि 4 तरह का वास्तु होता है। आपका घर, आपका शरीर, आपका कार्यस्थल और आपका परिवार। ये वास्तु के अलग अलग प्रकार होते हैं जिन पर काम किए जाने की ज़रूरत है। अगर वास्तु के प्रकार के बारे में आपने बता दिया, वास्तु टिप्स ज़रूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अच्छा। कुछ ऐसी टिप्स हो जो उनके लिए उपयोगी हो और जी बहुत अच्छे जो दैनिक उपयोग में जो आती है। आदरणीय सुनील जी अत्यंत बुद्धिमान है। वो चाहते कि दर्शकों को जाजू जी के हाथ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत सही सोच है, बहुत सही विचार है। समाज के प्रति जिसके मन में आस्था, प्यार और कुछ करने की इच्छा है वही व्यक्ति इस प्रकार की सोच रख सकते हैं। आदरणीय सुनील जी को मैं मन से नमन करता हूँ और उनकी सूचना पर कुछ सिंपल वास्तु टिप आपके लिए दे रहा हूँ। ये सिर्फ इतना करने से आपके परिवार में बहुत सारा अंतर निश्चित रूप से पड़ेगा। नंबर 1, आप में घर में जो भगवान है, भगवान के घर के सामने, चाहे कोई भगवान है, चाहे किसी मज़हब का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी पंथ का हो, लेकिन आपके घर में आप तिल के तेल का दिया जलाइए। तिल्ली का तेल, इसका दिया जलाइए। वो दिया सवेरे 2 घंटे और शाम के 2 घंटे घर में जलना चाहिए। उसका स्थान का कोई अट्टहास का बंधन नहीं है। जहाँ पे थोड़े हाइट पे उसको जलाइए, 2.5 फीट के ऊपर के हाइट पर उसे रखिए। अगर आपको 2 घंटा जलाना है तो बीच के बाती वाला दिया रखना ज़्यादा आसान जाता है। इसमें कोई बंधन नहीं हमारा, हम कहेंगे ऐसा ही जलाओ वैसा ही जलाओ, कोई बड़प्पन नहीं हमारा, कोई बंधन नहीं। तिल का तेल बाकायदा घर में जलना चाहिए और उस तिल के तेल में जनरल तौर पर आप कपूर की 2 बाटी चूर कर डाल दीजिए। सिंपल,
जिससे कि आपके घर का कॉस्मिक एनर्जी उसमें असर आना तुरंत हो जाएगा। नंबर 2, ये हो गई एक टिप। नंबर दूसरी टिप जो कि आपके शरीर की वास्तु के लिए अद्भुत काम करेगी, वह है घर में सिर्फ और सिर्फ गाय की दूध, घी, छाछ, मक्खन, कर्ड इसका इस्तेमाल करिए। कृपा करके अन्य कोई दूध का इस्तेमाल घर में मत करिए। जनरली भैंस का दूध के इस्तेमाल किया जाता है। दर्शकों के लिए 2 मिनट के अंदर इसमें बहुत नटशेल में बता देते हैं। हम भैंस का बच्चा होता है उसको 2 दिन उठाना पड़ता है, और गाय को जब बच्चा होता है वो 2 घंटे के अंदर कूदियाँ मारता है। ये भैंस के पोषण का और गाय के पोषण का बेसिक फर्क है। आदमी, ह्यूमन माता अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती 9 महीने 9 दिन, और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गौ ऐसा प्राणी है कि जो गर्भ को सिर्फ 9 महीने 9 दिन धारण करता है। हाथी का पीरियड अलग, घोड़े का अलग, कुत्ते का अलग, बिल्ली का अलग, ये हर का अलग अलग है। 100% मैच विद द मैन, दैट इज द काउ ओनली। भैंस का भी अलग है, 10.5 महीने है। तो गौ माता, इसे गौ माता कहते हैं, भैंस माता नहीं कहते, क्योंकि माता के साथ मैच करने वाला अगर कोई प्राणी है वो गौ है। हम किसी को गाली देते तो भैंसा कहते, गाय करके गाली नहीं दी कभी। क्यों नहीं दी? भैंस का दिमाग कहते। क्यों? क्योंकि गाय के दूध से, गाय के मक्खन से, गाय के घी से उस आदमी की ऊर्जा प्रचंड शक्तिशाली होती है, प्रचंड पॉजिटिव होती है। ये गौ के दूध का खासियत है। इसलिए गौ का ही दूध घर में इस्तेमाल करें, ये हमारी राय है। घर में, आपके घर में जो आपका बेडरूम है, उस बेडरूम में आप सोते वक्त आपका सर एक तो पूर्व की तरफ रखिए या फिर दक्षिण की तरफ सर रखिए। सिंपल है। आपके इसके लिए खास श्लोक ही बनाया गया हमारे ऋषियों ने। श्लोक तभी बनता है जब 1 करोड़ लोगों पर वो सिद्ध होता है, तब जाके वो फ्रेज बनती, तब तक नहीं बनती। प्राक्षराय शयने विद्या, दक्षिणे सुख संपदा, पश्चिमे प्रबला चिंता, हानि मृत्यु तदत्तरे। प्राक्षराय, पूर्व की तरफ सर करके सोएंगे। शयने विद्या, दिमाग तेज चलेगा। दक्षिणे सुख संपदा, दक्षिण की तरफ सर करके सोओगे, अच्छी नींद आएगी। पश्चिमे प्रबला चिंता, कंफर्म आप चेक कर लीजिए। 10 लोग पश्चिम की तरफ सर करके सोने वाले ढूंढिए, 10 में से 7 लोग प्रबल चिंता से घिरे मिलेंगे। पश्चिमे प्रबला चिंता, हानि मृत्यु तदोत्तरे। उत्तर की तरफ सर करके सोने से प्रचंड तकलीफ होती है, यह निश्चित है। इसलिए एक तो सोते वक्त सर पूर्व को या सोते वक्त सर दक्षिण को करना चाहिए। सोने के बाद अपना सर दक्षिण होए या सोने के बाद अपना सर पूर्व की तरफ होए, ये नियम। सोकर उठने के बाद काम हो रहा है ये देखना नहीं है आपने, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसा कृपा करके मत करिए। इसके बाद घर में ऊर्जा का अगर संचार करना है तो ऊर्जा के संचार की परमात्मा ने जो प्रमुख स्तोत्र बताए वो सिर्फ 3 है, जिससे कि ऊर्जा का संचार होता है। ये बहुत बड़ी और सिंपल बात बता रहा हूँ मैं, दिखने के लिए बड़ी है लेकिन बहुत सिंपल है। आप कहेंगे सर इतनी सिंपल बात हमें कभी पता ही नहीं चली, इतना सिंपल है, बहुत आसान है। ऊर्जा के मुख्य स्तोत्र सिर्फ 3, एक है सूर्य, एक है चंद्र और एक है अग्नि। सूर्य और चंद्र को हम हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन अग्नि को हाथ लगा सकते हैं। इसके अलावा पंचमहाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। इसमें तेज आने फिर अग्नि आ गया पंचमहाभूतों में, यानी अग्नि ये पंचमहाभूतों में भी आ गया और मूल स्तोत्र में भी आ गया। तो अग्नि ऐसा भूत है, अग्नि ऐसा स्तोत्र है जिसके जरिए हम बाकी स्तोत्र को एनर्जेटिक कर सकते हैं। एक मिर्च मैं खाऊं मेरा मुंह जल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वही मिर्च का इतना सा टुकड़ा अगर अभी यहाँ पे अग्नि बना के उसमें अगर मैं डाल दूं तो सबको यहाँ से भगाएगा। उस मिर्च की ताकत 1000 गुने करने की क्षमता उस अग्नि में है। ये अग्नि की अद्भुत खासियत है और सबके लिए, ऐसा नहीं कि अमुक जाति के लिए और अमुक तमुक जाति के लिए, ये सभी पूरे दुनिया के ह्यूमन के लिए, पूरी दुनिया के मानव जाति के लिए। अग्नि के साथ ये डील आदमी के अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए आदमी का इसको अधिकार और आदमी नाम के प्राणी की इसकी जवाबदारी दी है। कोई अगर गाय चाहे मैं अग्नि के साथ काम करूँ नहीं कर सकती, कोई मंकी चाहे अग्नि के साथ काम करूँ नहीं कर सकता, कोई चूहा चाहे मैं अग्नि के साथ काम करूँ नहीं कर सकता।
सिर्फ और सिर्फ आदमी ही अग्नि के साथ कार्य कर सकता है। इसलिए यज्ञशिष्टासीन संतो मुच्चन्ते सर्वकिल्विषि मुंजते थे त्वगम पापा पचिंतात्म कारण। गीता का श्लोक ही है, तीसरे अध्याय का 9, 10, 11, 12, 13, 14 श्लोक इसी के ऊपर ही है। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? बगैर अग्नि की उपासना करे, बगैर अग्निहोत्र किए जो खाना खाता है वो पाप भक्षण करता है। सीधा श्लोक का अर्थ ही है, सीधा सीधा अर्थ है। तो ये करना चाहिए। ये अग्नि की उपासना आपके घर में करने की आप कोशिश करिए। अग्निहोत्र करके विधि होता है जो सूर्योदय और सूर्यास्त पे किया जाता है। विशिष्ट आकार का तांबे का पात्र होता है, 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर टॉप में, 105 सेंटीमीटर बाय 105 सेंटीमीटर बॉटम में, जमीन के साथ उसकी हाइट 6.5 सेंटीमीटर की, जमीन के साथ उसका कोण 51 डिग्री का, एंगल टू अर्थ 51 डिग्री का, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। इस प्रकार के तांबे के मिट्टी के बर्तन के अंदर गाय के कंडे का अग्नि जलाना है। गाय, बैल या बछड़ा, इनका सूखा हुआ गोबर, उपली पाती, इसको ठीक से वेंटिलेशन के हिसाब से उसमें अरेंज करना है, उसको जलाना है। कब जलाना है? सनराइज और सनसेट से 5-7 मिनट पहले, और ठीक सनराइज पे और ठीक सनसेट पे उस पूर्ण प्रज्वलित अग्नि के अंदर 2 चुटकी चावल, अक्षत चावल, बगैर टिड्डी साबित चावल 2 चुटकी लेने हैं। उसके अंदर 4 बूंद गाय का घी डालना है, चावल को घी मिक्स करने हैं और 2 मंत्र कहते हुए 2 आहुति उस अग्नि में डालनी है। सूर्योदय के 2 मंत्र है, सूर्यास्त के 2 मंत्र है। सूर्योदय के 2 मंत्र हम आपको अभी बता रहे हैं, बहुत आसान है, जिसे आपको अभ्यास करना सिर्फ 30 सेकंड का खेल है। सूर्योदय के मंत्र अग्नि जल के तैयार विशिष्ट पात्र में ठीक सूर्योदय का समय घड़ी में देखकर शार्प दिखाएं। जैसे आज का इंदौर का समय 6:14 था, ठीक उस समय पर पूर्ण प्रज्वलित अग्नि में 1 चुटकी चावल लिया। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापते इदम नमः। ये 2 आहुति डालनी है, जलने तक 2-3 मिनट बैठना है, फिर नमस्कार करके आपने अपने काम में लग सकते हैं। शाम के वक्त फिर से अग्नि जलाना है। ऐसा पहला अग्नि निकाल लेना है, सूखा हुआ भस्मा हुआ, फिर ताज़ा जलाना है। शाम के मंत्र फिर चावल और घी की आहुति बनाई सूर्यास्त के समय। ठीक सूर्यास्त के मंत्र है अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। ये 2 आहुति डाली। डालने के बाद 3-4 मिनट शांति से वहाँ पर बैठिए। आप दीर्घ श्वसन करिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, बगैर आवाज़ करें, जिससे कि आपको पूरी ऊर्जा आपके शरीर के रोम रोम में समाने में आसानियत होगी। ये करिए। ये करने के बाद आप 3-4 मिनट बैठ के आप नमस्कार करके, अपने प्रभु को नमस्कार करके, अपने गुरु को नमस्कार करके, आप जिसे मानते हैं उसे नमस्कार करके आप वहाँ से रुखसत हो सकते, उठ सकते। ये करने से कुछ गैसेस वहाँ निकलते, एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेलेक्टन, प्रोपेलिन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड। ये गैसेस एंटी टॉक्सिक और एंटी इन्फेक्टेंट है, जिसके बदौलत उस वातावरण में जो विषाणु होते हैं, विषाणु के 9 नाम सिप्लिसिया, अरियस, स्टेफिलोकोकस, माइक्रोफ्लोरा, ये विषाणु वहाँ पर नहीं रह सकते। ये नहीं रहने की वजह से आपकी इम्यून सिस्टम तगड़ी होती है, आपकी प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और आपके पास आने वाली बीमारी आपके तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। ये खासियत है। क्या बात है, काफ़ी अच्छी जानकारी राजू साहब ने हमको दी है, और ये जो टिप्स दिए इसको आप आजमा कर देखिए, निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। साइंटिफिक रीज़न साथ में है, और साथ ही वास्तु संबंधी जो टिप्स दी गई है आपको, और क्या वास्तु के प्रकार हैं, रोचक जानकारियाँ जाजू साहब ने दी है। जाजू साहब, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।